मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ, और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके न्यूट्रिशन साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट पर यह हमारी तीसरी वीडियो होगी। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 3 है, और इसमें हम लोग बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पर। चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ओलिगोसैकेराइड। सबसे पहले हमको जानना होगा कि ओलिगोसैकेराइड होता क्या। ओलिगोसैकेराइड कहते किसे हैं? तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है, इसमें मोनोसैकेराइड के अणु निश्चित मात्रा में होते हैं। यानी कि जो हमारे सैकेराइड हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें जो ओलिगोसैकेराइड है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड के जो अणुओं की संख्या है निश्चित होती है, ना कि असंख्य होती है। ना कि जो भी रहेगी उसकी संख्या निश्चित रहेगी, ना कि उससे ज़्यादा रहेगी, ना कि उससे कम रहेगी। जब इनकी संख्या निश्चित होती है तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख आते हैं, प्रमुख प्रकार हैं, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं। एक आपका आता है डाइसैकेराइड। दूसरा आपका आता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, तीसरा आपका आता है टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड। इसी प्रकार से इनका क्रम चलता जाता है, जिस प्रकार संख्या घटेगी। अब डाइसैकेराइड माने कि इसमें आपके सैकेराइड के कितने अणु रहेंगे? 2, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5, हेक्सा में 6। इस प्रकार से इनमें अणुओं की संख्या निश्चित होती है। और इसमें से जो हमारे चैप्टर का टीजीटी का जो पार्ट है, इसमें जो हमारे पूछा था, जो हमारे लिए प्रमुख है, वह आपका होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंतर्गत जो प्रमुख आते हैं, डाइसैकेराइड के 3 प्रमुख रूप हैं। इन 3 प्रमुख रूपों में कुछ इस प्रकार हैं। पहला आपका आता है सुक्रोज, दूसरा आपका आता है माल्टोज, तीसरा आपका आता है सुक्रोज, माल्टोज, और आपका आता है लैक्टोज। ये आपके 3 प्रमुख हो गए। ये हमारा ओलिगोसैकेराइड हो गया। तो इस ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत हम लोग डाइसैकेराइड को देखें। डाइसैकेराइड के 3 प्रमुख रूप हैं, और इन 3 प्रमुख रूपों को बारी बारी से करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुक्रोज को। सुक्रोज, देखिए जो सुक्रोज है, इसी को हम सुक्रोज को टेबल शुगर, गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, साधारण शुगर आदि नाम से जानते हैं। घरों में प्रयोग होने वाली जो चीनी होती है, घरों में प्रयोग होने वाली चीनी का रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज है। घरों में प्रयोग होने वाली चीनी का रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज है। जब घरों में प्रयोग होने वाली चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है, तो इसी सुक्रोज को घरेलू शर्करा के नाम से भी जानते हैं। घरेलू शर्करा कहते हैं, डोमेस्टिक शुगर भी कहते हैं। अब देखिए जो यह सुक्रोज है, यानी कि जो चीनी प्रयोग तो सुक्रोज के भी नाम से जानते हैं। चीनी को, सुक्रोज को 200 अंश सेल्सियस के तापमान पर जब हम गर्म करते हैं तो इसमें आपका एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होगा? भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होगा। जो भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? कैरेमल के नाम से जानते हैं। कैरेमल के नाम से जो इस भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? कैरेमल। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें सुक्रोज को 200 अंश सेल्सियस तक गर्म हमने किया और भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग कैरेमल के नाम जानते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इस संपूर्ण प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन के नाम
से जानते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन के नाम से जानते हैं और इस सुक्रोज को 200 अंश तापमान पर गर्म करने पर एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे को हम लोग कैरेमल के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहीं पर बात करते हैं, अगर ये गन्ने की शर्करा है, चुकंदर की शर्करा है, तो हम लोग जान लेते हैं कि गन्ने में कितना प्रतिशत जो है सुक्रोज पाया जाता है। अगर हम गन्ने की बात करें तो आपका गन्ने में 10 से 12% सुक्रोज पाया जाता है। लेकिन वहीं पर यदि मैं बात करूं चुकंदर की बात करें तो चुकंदर में 12 से 18% सुक्रोज पाया जाता है। अगर हम सुक्रोज को तोड़ें, सुक्रोज का विघटन करें तो देखिए क्या होता है। सुक्रोज एक एंजाइम आपका आ जाएगा, सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम से टूटेगा, एक इसमें टूटेगा, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। यानी कि जब सुक्रोज टूटता है, क्योंकि ये डाइसैकराइड है, ये टूटेगा, 2 अणुओं में टूटेगा, तो वह एक अणु ग्लूकोज का देता है और एक अणु फ्रैक्टोज का देता है। इतनी बात समझ में शायद आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारा आता है सेकंड में माल्टोज। अब देखिए, इसे मंड की शर्करा, माल्टोज को मंड की शर्करा, जौ की शर्करा, जौ को ही बरली शुगर के नाम जानते हैं, जौ को बरली कहते हैं तो बरली शुगर हो जाएगा, माल्ट की शर्करा आदि नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा सुक्रोज होता है, सुक्रोज है यह अनाज के दानों में उनके अंकुरण यानी जर्मिनाइजेशन के दौरान एमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च के जल अपघटन। अब देखिए, जर्मिनाइजेशन की अगर हम देखते हैं, कोई भी बीज है तो देखते हैं यहाँ से उसका अंकुरण होता है। तो अंकुरण ही जब भी कोई बीज होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा के रूप में, एक एनर्जी के रूप में स्टार्च का संचय होता है। और स्टार्च जब हम लोग देखते हैं, किसी भी बीज के अंकुरण के लिए हमें नमी और वायु की आवश्यकता होती है। जब नमी के संपर्क में आता है, जो इसका ऊपरी आवरण होता है, ये किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का नहीं, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, यानी कि रफेज का बना होता है। जब रफेज का बना होता है और यह नमी के संपर्क में आता है तो यह फूल जाता है। फूलने के बाद जो हमारा पानी होता है H2O, उसके अंदर जो संचित स्टार्च होता है उससे क्रिया करता है और इसमें दहन की प्रक्रिया होती है। और दहन की प्रक्रिया को मिलती है एनर्जी, और एनर्जी मिलने के बाद पुनः यहाँ से यह तोड़ करके, क्योंकि यह रफेज हमारा जो होता है, जो सेलुलोज होता है, मुलायम हो चुका होता है और यहीं से जो है यह उसका अंकुरण हो जाता है, यहीं से इसका अंकुरण हो जाएगा। और हमें पता है जो इसमें संचित स्टार्च है, जब इसका अपघटन होगा तो यहीं से हमें क्या प्राप्त होता है, जब इसमें संचित जो स्टार्च है और इसका अंकुरण हो रहा है, एमाइलेज एंजाइम से क्रिया हो रही है और स्टार्च का अपघटन हो रहा है, तो इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, माल्टोज। बात समझ में आ गई होगी जर्मिनाइजेशन की प्रक्रिया। इसकी कभी किसी दिन मैं जर्मिनाइजेशन की पूर्ण प्रक्रिया पर एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा एक जर्मिनाइजेशन अंकुरण की प्रक्रिया होती कैसे है, कैसी कैसी क्रियाएँ होती हैं। जैसे चलिए इसकी बात छिड़ी गई तो हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग खेतों में आलू को लगाते हैं, आलू को किसी तरह से, मान लीजिए इस तरह से कट है, इस तरह से आलू को डाल देते हैं और देखते हैं जब कभी भी आलू निकल जाता है, एक आलू का पौधा, तो अपने विकास को करने लगता है, ऊपर पत्तियां आ जाती हैं और पुनः यहाँ से आपका क्लोरोफिल वगैरह जो इसका प्रकाश संश्लेषण होकर के ऊर्जा को प्राप्त करने लगता है। लेकिन जब तक इसके पौधे में पत्ती नहीं आ जाती और उसके परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, आखिर बढ़ता कैसे है। उसके बढ़ने के लिए जो इसमें आलू हमारा, इसमें होता है स्टार्च। यही स्टार्च जब पानी वायु के से क्रिया कर करके इसका दहन होता है और वहीं से एनर्जी ले कर करके और यह बढ़ता चला जाता है। और वहीं पर हम जब देखते हैं कि इसका जब पेड़ बन के तैयार हो जाता है और हम वहीं पर उसके पेड़ के मिट्टी की खुदाई कर दें, तो देखते हैं हम सिर्फ एक आवरण की संरचना मिलती है और इसको छूने पर इसमें कुछ नहीं बचता है, यह खाली हो जाता है।
तो यह खाली कहाँ से हो गया, क्योंकि इसमें भरा था स्टार्च, और स्टार्च का कहाँ प्रयोग हो गया, पेड़ को बढ़ने में। लेकिन वहीं पर जिस पौधे का विकास नहीं हो पाता है, अर्थात वह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से निकले और इसको कोई तोड़ दे, तो हम लोग उस आलू को खोदते हैं तो नीचे देखते हैं हमारा आलू का कुछ भाग तो खत्म हो गया होता है उतना निकलने में, लेकिन उसका मैक्सिमम भाग वैसे के वैसे पड़ा रहता है। तो समझ प्रक्रिया आ गई होगी जर्मिनाइजेशन की। और पुनः किसी दिन हम जो है जर्मिनाइजेशन पर एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ से आपको पता हो गया होगा स्टार्च का अपघटन होगा और यहीं से माल्टोज की प्राप्ति होती है। और देखिए, आपका जो ग्लूकोज के, अगर ग्लूकोज के 2 अणु जुड़ते हैं, यानी कि ग्लूकोज, यानी कि छोड़िए, यहाँ पे देखिए, अगर आपका माल्टोज है, अगर ये टूटेगा तो ये आपका देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा। 2 अणु ग्लूकोज का देता है। जब माल्टोज टूटा किसमें कन्वर्ट होगा, H2O से, यानी कि इसका जब जल अपघटन होगा माल्टोज का, इसके लिए माल्टेज आएगा, और इसका जल अपघटन होगा, तो यानी कि जब 2 अणु आपके ग्लूकोज के मिलते हैं तो वह 1 अणु माल्टोज का देता है और 1 अणु आपका पानी का देता है। इतनी प्रक्रिया बात हो गई। जब ग्लूकोज के 2 अणु जुड़ते हैं तब वह जो है माल्टोज का 1 अणु और 1 अणु पानी का देता है। चलिए, जो आपका माल्टोज होता है इसे शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो माल्टोज का यूज होता है शराब बनाने में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। शरीर में पॉलीसेकेराइड, आपके शरीर में स्टार्च के पाचन से भी माल्टोज बनता है। हमारे शरीर में स्टार्च हमको पता है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का जब पाचन होता है तब भी हमारे माल्टोज का निर्माण होता है। अब एक प्रक्रिया देख लीजिए यहाँ पे कि अनाज का जो स्टार्च है, अनाज की जो शर्करा है वह क्या है, स्टार्च है। अब देखिए, स्टार्च है हमारा एक एंजाइम आ जाएगा, वह है आपका एमाइलेज। इससे क्रिया करेगा, क्रिया करके स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में। और पुनः जो है माल्टोज को से क्रिया कौन करेगा, माल्टेज करेगा। माल्टेज जो कि छोटी आंत में पाया जाएगा, और यह माल्टोज को किसमें परिवर्तित कर देगा, ग्लूकोज में। इतनी प्रक्रिया के बाद यह हमको ग्लूकोज फॉर्म में सबसे सरलतम रूप में, कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरलतम रूप में प्राप्त होता है, माल्टोज। चलिए, अगला देखिए, लैक्टोज। लैक्टोज को देखिए, इसे दूध की शर्करा या मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर लैक्ट का आपको लैक्ट कहीं पर दिख जाए उसका संबंध कहीं ना कहीं दूध या दूध के उत्पाद से होता है। जैसे आपको पता है कि दूध में लैक्टिक एसिड, लैक्ट्रेशन माने स्तनपान, आपके लैक्टोज दूध की शर्करा। तो जहाँ कहीं पर भी आपको लैक्ट मिल जाए यानी कि उसका संबंध दूध से होता है। इसे दूध की शर्करा या मिल्क शुगर कहते हैं। यह वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, जो दूध होता है यह हमको कहाँ से प्राप्त होता है, प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। प्राणिज जगत में हमको वहीं से प्राप्त होगा, स्तनधारी से प्राप्त होगा। स्तनधारी में आपके गाय, भैंस, बकरी, मानव, ये सारे आ जाते हैं। इनके दूध में से हमको लैक्टोज जो शर्करा होती है ये हमको वहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, जब दूध का पाचन होता है, दूध के पाचन की क्रिया में लैक्टोज का अपघटन लैक्टेज एंजाइम की सहायता से होता है। अब देखिए यहाँ पे लैक्टोज, अब देखिए जो लैक्टोज है इसका पाचन किससे होगा, लैक्टेज से होगा। लैक्टेज ये आपकी क्या है, एंजाइम है, एंजाइम की सहायता से होता है, लैक्टेज एंजाइम से। और ये जब टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, ग्लूकोज प्लस
ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। अब यह हमारी जो लैक्टोज है, जो कि दूध की शर्करा है, यह हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रह जाती है। ज़्यादा समय तक कहाँ पे रहती है? आंतों में रहती है। ये जो ग्लैक्टोज है, जो दूध की शर्करा है, यह हमारे आंतों में लंबे समय तक रह जाती है। आंतों में लंबे समय तक रह जाती है और आंत में देर तक रहने से, आंत में देर तक रहने से एक जीवाणु बैक्टीरिया का निर्माण करती है। रहने से एक बैक्टीरिया, या इसको एक करिए, एक लाभदायक बैक्टीरिया, एक लाभदायक बैक्टीरिया का निर्माण करती है। अब यह लाभदायक जो बैक्टीरिया है, जो लाभदायक बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। एक लाभदायक बैक्टीरिया का निर्माण करती है और इसी बैक्टीरिया के माध्यम से हमारी आंतों में विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण होगा। किसकी सहायता से? ई कोलाई बैक्टीरिया की सहायता से हमारी आंतों में विटामिन बी का निर्माण होता है। चलिए, इतनी बात तो हो गई हमारी डाइसैकेराइड की। तो चलिए हम पुनः बात करते हैं पॉलीसैकेराइड पर। पॉलीसैकेराइड, अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में हम लोग जो है इसमें भी देखते हैं। तो पॉलीसैकेराइड, अगर हम विखंडन की बात करें तो देखिए, पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च को। स्टार्च, आपको पता है कि अनाजों की शर्करा है, अनाजों की शर्करा, स्टार्च अनाजों की शर्करा हो गई। दूसरा नाम आता है आपका डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन आपको पता है जब पॉलीसैकेराइड होता है, जो अनाजों की शर्करा स्टार्च होती है, इसी स्टार्च को ताप अम्ल एंजाइम के संपर्क में आने से यही स्टार्च हमारा जो है डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि स्वाद देने का काम करता है। अब इसका स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज हो गया। अनाज का बाहरी आवरण, अनाज का बाहरी आवरण, अनाज का बाहरी आवरण हो गया। रोटी की पपड़ी, रोटी की पपड़ी, आप लोग देखते हैं कि रोटी जब हम लोग बनाते हैं तो उसका ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ब्राउन कलर का डार्ट देखने को मिलता है, वह आपका डेक्स्ट्रीन है और यही हमें स्वाद देने का कार्य करता है। अगला देखिए, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को ही हम लोग रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज, फाइबर, रेशा। ये देखिए कहाँ मिलता है? आपको अनाजों में मिलेगा। अनाज, दाल का छिलका, दाल का छिलका हो गया। और आपका कहाँ मिलेगा? रेशे वाली वस्तुएं, रेशे वाली वस्तुएं यहाँ मिलेगा। यहीं से चीज़ जान लीजिए कि जो हमारे अनाज का जो छिलका होता है, जिसको हम लोग भूसी, जैसे हम लोग गेहूँ को जब पिसवाते हैं तो आटे का निर्माण होता है, और उस आटे में हम लोग देखते हैं कि जो गेहूँ की भूसी होती है, तो उस भूसी जो है, वह जो आपकी भूसी होती है, वह सेलुलोज का एक अच्छा स्रोत है। भूसी है, यह जो है आपके सेलुलोज का अच्छा स्रोत है। और जो हमारा जो सेलुलोज होता है, यह आपको पता है कि हमारे मानव जाति में इसका पाचन नहीं होता है। यानी कि यह हमें किसी भी प्रकार से यह पौष्टिक तत्व तो नहीं देता है, लेकिन यह हमारे आंतों में क्रमानुकुचन की क्रिया को बढ़ा देता है। जब क्रमानुकुचन की क्रिया को बढ़ा देता है
जिससे भोजन हमारा आसानी से सरक जाता है। आसानी से सरकने का मतलब कि आंतों में भोजन बहुत समय तक रुक नहीं पाता है, और जब भोजन आंतों में बहुत समय तक रुक नहीं पाता है, जिससे हम लोग गैस की यानी कि कब्ज की बीमारी से बच जाते हैं। यानी कि हमारे आहार प्रणाली में, आहार में सेलुलोज का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, और इसे हमें भोजन में बराबर मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हम लोग कब्ज जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। और इसलिए जो है, अगर हमारे आटे में कीड़े मकोड़े ना हों, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ ना हों, तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग जो रोटी का निर्माण करते हैं उसको बिना चाले हुए, यानी कि उसमें से मुख्य उद्देश्य है कि भूसी ना निकले, भूसी ना निकाले हुए, और उसको रोटी का बना करके उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में सेल्यूलोज मिल सके। चलिए अगला बात आती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब देखिए जब यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात आती है तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है तो उसको इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जब हम लोग जब देखते हैं कि जो ये हमारा ग्लाइकोजन या हमारे वनस्पति जगत में स्वतंत्र रूप से नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्लूकोज के परिवर्तित रूप में जो उसका संचित करने के रूप में ये मिल रहा है, और इसका संचय जो है हमारे यकृत और जो है कहाँ पे हो रहा है, मांसपेशियों में हो रहा है। यानी कि जो हमारा ग्लाइकोजन है यह प्राणिज स्टार्च है, प्राणिज स्टार्च है। जब प्राणिज स्टार्च है तो प्राणियों में कहाँ मिलेगा, उनके यकृत में मिलेगा, प्लस कहाँ मिलेगा, मांस में मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं, ग्लाइकोजन हो गया। अगला था आपका पेक्टिन। पेक्टिन हो गया, जो हम लोग जैम जेली का निर्माण करते हैं, जो जमता है इसी पेक्टिन नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण, पॉलीसेकेराइड के कारण वह जमता है। यहाँ पे बात आती है पेक्टिन की उपस्थिति जो होती है वह फलों के गुद्दे में होती है, और इसका पोषण मूल्य 0 होता है। जान लीजिए, इसका पोषण मूल्य 0 होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का यह जो पेक्टिन होता है पोषण नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ इसको जमाने में इसकी सहायता करता है। इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी उसमें चीनी उतना कम मिलाएंगे, और इसी से जो है इसकी जांच की जाती है, और जितना भी आवश्यकता होती है इसका प्रयोग किया जाता है। पेक्टिन, यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछता है किस फल में आपके पेक्टिन जो तत्व है, जो आपका पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आने वाला कार्बोहाइड्रेट है, किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उस फल का नाम है अमरूद। ध्यान में रखिए। तो इतनी बात हमारी हो गई आपसे, आपके पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड की बात हो गई। अब हम लोग कुछ जो है नोट पॉइंट को देख लेंगे। इसके पहले हम लोग 2-3 शब्दावलियाँ आपसे चर्चा किया था इसकी पिछली वीडियो में, जिसमें से पहली शब्दावली थी आपसे जो चर्चा हुई थी ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सी शब्दावली थी, देखिए हम 4 चर्चा करेंगे आपसे। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता था कि जब ग्लूकोज की मात्रा एक्स्ट्रा होती थी तब आपका आता था इंसुलिन, और इंसुलिन जो है इसको परिवर्तित कर देता था ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता था, और इसका संचय जो हमारी कहाँ पे हो जाता था, यकृत और मांसपेशी में। लेकिन एक आपका यहीं पे आता है नाम ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब हो गया आपका जब ग्लाइकोजन आपका एक हार्मोन है ग्लूकागान ग्लाइकोजन ग्लूकागान के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस के नाम से जानते हैं,
और ग्लाइकोजेनेसिस जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तन होगा, इसको जानेंगे। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को जब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होगा तब इसको जानेंगे, इस नाम से जानेंगे। वहीं पर आपके दो शब्द और आते हैं, वो शब्द आपका है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होना। किसका? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होना, ये आपका क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। एक शब्द इसमें और आता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस। अभी देखिए ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है, इसमें जो है अमीनो एसिड प्लस आपकी फैटी एसिड मिलकर जब वसा का निर्माण करती हैं, वसा का निर्माण करेंगी तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। चलिए, यहीं पर हमारा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन इसको समाप्त करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारी नसें हैं, नसों में आपका ब्लड प्रवाहित हो रहा है, ब्लड शुगर है, इसमें प्रवाहित हो रहा है। जब इसी आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में क्या है? ग्लूकोज, ब्लड शुगर है, ग्लूकोज है, यानी जब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कमी हो जाए, ग्लूकोज की अधिकता हो जाए। किस में अधिकता हो जाए? हमारे ब्लड में। जब कमी होगी और जब इसकी अधिकता होगी, तो जब ग्लूकोज की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। HYPOGLY ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की कमी को किस नाम जानते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। और जब ब्लड में हमारे ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो इसको हाइपर किस नाम जान देंगे? HYPER, हाइपर ग्लाइसीमिया, GLYCIMIA, हाइपर ग्लाइसीमिया। अब यहाँ पे हम दो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाइपो मतलब कमी और हाइपर मतलब अधिकता। अब देखिए यहीं से हम कितने चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, बहुत तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत चीज़ों को ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ आपको यहाँ से रिलेट करके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, थोड़ा सा तो हम इससे टॉपिक से ज़रूर हट रहे हैं, लेकिन आपके काम का है, इसलिए जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि बीपी होता है, तो आपको पता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। देखिए, यहाँ पर हम बीपी की बात करें, यहाँ पर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लोगों को यह पता ही नहीं रहता है कि हम 80/120 लिखेंगे कि 120/80 लिखेंगे। 120/80 उनको पता है सिर्फ इतना कि 80 से 120 की 120 से 80 होता है। तो जो सिस्टोलिक होता है वह 120 सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक लिखा जाता है। जो सिस्टोलिक होता है वह 120 होता है, यानी कि जब हमारा हार्ट पंप करता है, जिस वेग से जिस दाब से जाता है उसको सिस्टोलिक, और पुनः जिस दाब से वापस आता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो 120/80 होता है। चलिए, इतनी बात हो गई ब्लड प्रेशर को लेकर के। जब हमारा ब्लड प्रेशर 80 Hg माने पारा, 80 पारा से कम हो तो हाइपोटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर 80 Hg पारे से कम हो तो हमको जो रोग होता है, जिस नाम से हम उसे जानते हैं,
उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। लेकिन वही जब पारा जो है 120 Hg से अधिक होता है, यहाँ पे देखिए कम था, यहाँ पे कम था, यहाँ पे 120 Hg से अधिक हो गया, तो इसको हम किस नाम जानेंगे? हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे दो चीज़ हम रिलेट किए। देखिए और देखिए सोडियम की अधिकता, यहीं पर देखिए हमारे ब्लड शुगर में सोडियम की अधिकता, यानी कि Na, सोडियम का जो संकेत होता है Na, सोडियम की जो अधिकता होती है उसे किस नाम जानते हैं? हाइपरनिट्रीमिया। हाइपरनिट्रीमिया। जब सोडियम की अधिकता होगी तो उसे हाइपरनिट्रीमिया जानेंगे। जब Na सोडियम की कमी होगी तो उसे क्या जानेंगे? हाइपोनिट्रीमिया। हाइपोनिट्रीमिया ये हो गया। अब यहीं पर एक चीज़ हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, कैल्शियम की अधिकता। कैल्शियम Ca+, कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता होने पर इसे क्या नाम जानेंगे? और कैल्शियम की कमी Ca+2, यहाँ पे 2 आयन होता है, 2 की कमी, इसको किस नाम जानेंगे? अगर कैल्शियम की अधिकता है तो हाइपर कैल्सीमिया के नाम जानते हैं, HYPER, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर कैल्सीमिया। और इसकी जब कमी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपो। तो यहाँ पर हम हाइपर और हाइपो को लेकर के आपको कई चीज़ों से हमने रिलेट किया, शायद आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसी के साथ शुभ रात्रि। आप लोगों का आप लोग जल्दी सफल हों। धन्यवाद।